सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ अ चैप्टर क्लाइमेट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फ्लड के बारे में और ड्राउट के बारे में। ये हमारे लास्ट टॉपिक है ऑफ अ चैप्टर क्लाइमेट। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं फ्लड से। फ्लड क्या होते हैं? फ्लड आसान जबान में, सिंपल लैंग्वेज में, ये होता है जब आपके रिवर में एक्सेस वाटर आ जाए, ज्यादा पानी आ जाए, तो फिर वो रिवर ओवरफ्लो करती है। सो बेसिकली ओवरफ्लोइंग ऑफ रिवर इज कॉल्ड फ्लड। आज हम पढ़ेंगे कि फ्लड क्यों आता है और फ्लड के इम्पैक्ट क्या होता है। क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स भी कुछ होते हैं या सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट्स ही होते हैं, ये हम अभी कवर करेंगे। फ्लड अकर्स व्हेन एक्सेस वाटर इन रिवर्स ओवरफ्लो देयर बैंक एंड स्प्रेड्स ओवर द सराउंडिंग लैंड। यही बात है कि ज्यादा पानी आ गया रिवर में तो फिर रिवर ओवरफ्लो कर जाती है। ये है सिंपल में फ्लड। अच्छा, फ्लड के कॉजेस क्या होते हैं? फ्लड के दो कॉजेस होते हैं, एक तो आपका नेचुरल होता है, एक आपका होता है ह्यूमन। ठीक, नेचुरल क्या होता है? नेचुरल में सबसे पहले आता है मेल्टिंग ऑफ स्नो। मेल्टिंग ऑफ स्नो जब समर सीजन में, और ये बात आप याद रखना कि फ्लड मेजॉरिटी समर सीजन में आएंगे। क्यों? क्योंकि दो नेचुरल फैक्टर अगर आपने पढ़ लिया ना तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि समर सीजन में ही क्यों फ्लड आते हैं। तो समर सीजन में फ्लड इसलिए आता है क्योंकि इन समर्स जो ग्लेशियर होता है, जो ग्लेशियर के ऊपर स्नो होती है, वो मेल्ट होना शुरू होती है। आपकी गर्मी की वजह से जब स्नो मेल्ट होगी, ग्लेशियर मेल्ट होगा, तो वो सब जाएगा कहाँ? रिवर्स में। जब रिवर्स में जाएगा तो रिवर्स का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। रिवर का वॉल्यूम क्या होता है? जो रिवर के अंदर पानी होता है ना, उसको आप कहते हो रिवर का वॉल्यूम। तो रिवर का वॉल्यूम जब इंक्रीज हो जाएगा और रिवर की कैपेसिटी कम है, तो वो इवेंचुअली ओवरफ्लो की तरफ ही जाएगा। सही है? तो मेल्टिंग ऑफ स्नो इज द फर्स्ट नेचुरल फैक्टर जिसकी वजह से आपका फ्लड आता है। सेकेंड नेचुरल फैक्टर इज बेसिकली मॉनसून। जब समर सीजन में मॉनसून की बारिश होती है, मॉनसून की बारिश आपके यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज्यादा होती है। जब आपके यहाँ मॉनसून की बारिश ज्यादा होगी, इसका मतलब है कि रिवर में पानी ज्यादा जमा होगा, तो वही रिवर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा और इवेंचुअली आपकी रिवर ओवरफ्लो होगी। तो दो नेचुरल फैक्टर्स हैं दैट कॉज द फ्लड्स। सबसे पहला है आपका मेल्टिंग ऑफ स्नो, दूसरा है आपका मॉनसून की रेनफॉल। जैसे मॉनसून की रेनफॉल पड़ेगी तो रिवर्स में ज्यादा पानी आएगा। रिवर्स में ज्यादा पानी आने को हम कहते हैं कि रिवर्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और जैसे रिवर का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो वो ओवरफ्लो की तरफ जाएगा। फिर हम पढ़ते हैं ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर्स क्या होते हैं? ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन इज बेसिकली रूटलेसली कटिंग ऑफ ट्रीज। क्या आप बहुत ज्यादा दरख्त काट रहे हो और आप दरख्त लगा नहीं रहे, इसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। हम फॉरेस्ट के चैप्टर में हमने ये सीखा है कि फॉरेस्ट में बेसिकली क्या होता है, जब ये फॉरेस्ट है तो ये आपका दरख्त है, तो दरख्त की जो रूट्स होती हैं दे बेसिकली होल्ड द सॉइल, वो सॉइल को कहीं जाने नहीं देती। पर अगर आपने डिफॉरेस्टेशन कर दी, अगर आपने दरख्त काट दिए, तो बेसिकली होगा क्या कि देयर विल बी नथिंग टू होल्ड द सॉइल। जब सॉइल को कोई पकड़ने के लिए नहीं होगा तो सॉइल आपकी वॉश ऑफ हो जाएगी। सरफेस रन ऑफ की वजह से जब बारिश होगी तो ट्री जो बेसिकली क्या काम करता है, ट्री पानी के प्रेशर को तोड़ता है और ट्री सॉइल को भी पकड़ के रखता है, वो कहीं जाने नहीं देता। अब क्या हुआ, जब बारिश होगी तो सरफेस रन ऑफ ज्यादा होगा। अब सरफेस रन ऑफ ज्यादा की वजह से आपके रिवर में बेसिकली मड, सिल्ट, सॉइल, मड, ये सब जाके रिवर में जमा हो जाएगी। रिवर की जो बेड होती है, रिवर की जो जमीन होती है, उसको कहते हैं रिवर बेड, बीईडी, रिवर बेड। तो रिवर के बेड में सब सॉइल, सिल्ट, मड सब जमा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, रिवर की कैपेसिटी कम हो जाएगी। जब रिवर की आपकी कैपेसिटी कम हो जाएगी तो फिर इवेंचुअली वो ओवरफ्लो करेगी। तो आपके फॉरेस्ट जो है वो आपके फ्लड आने से भी बचाते हैं। एक तो वो वाटर का प्रेशर तोड़ते हैं और वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं। अब होगा क्या कि सॉइल इरोजन होगी। जब सॉइल इरोजन होगी, सॉइल इरोड होके जाएगी, तो वो जाएगी कहाँ? रिवर में जाएगी, और रिवर में जाके वो रिवर में जम जाएगी, रिवर के बेड पर रह जाएगी, और इससे क्या होगा कि आपकी रिवर की कैपेसिटी कम हो गई और इवेंचुअली आपके फ्लड आएंगे। सबसे पहला फैक्टर है डिफॉरेस्टेशन, ये आपका ह्यूमन फैक्टर है दैट कॉज द फ्लड।
सेकेंड है वीक एंड पुअरली मेंटेन एम्बार्कमेंट्स। अच्छा, एम्बार्कमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, ये आपकी रिवर है ना, तो आप क्या करते हो, रिवर के ऊपर रिवर की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आप उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हो। आपने यहाँ पर थोड़ी सी सॉइल लगा के कुछ आपने आर्टिफिशियल तरीके से रिवर की कैपेसिटी को आपने इंक्रीज कर दिया, इसको कहते हैं एम्बार्कमेंट्स। तो आपने रिवर की कैपेसिटी को इंक्रीज करा बाय द यूज ऑफ एम्बार्कमेंट्स, बट ये एम्बार्कमेंट्स बड़े वीक थे। जब रिवर में पानी ज्यादा आया तो एम्बार्कमेंट्स टूट गए और फिर रिवर का पानी आपके बाहर फ्लड हो गया, बाहर ओवरफ्लो हो गया। तो वीक एम्बार्कमेंट्स की वजह से भी, पुअरली मेंटेन एम्बार्कमेंट्स की वजह से भी आपके फ्लड्स आते हैं। थर्ड, लिमिटेड वाटर स्टोरेज कैपेसिटी। आपके दो डैम्स हैं, दो बड़े डैम्स हैं जिनका नाम है टर्बेला और मंगला। इनकी भी कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 25 to 40% तक रिड्यूस हो चुकी है बिकॉज ऑफ सिल्ट। उनमें भी डैम्स के बेड पर भी, डैम्स की जमीन पर भी आपकी सिल्ट इतनी जमा हो गई है कि जिस पर्पस के लिए वो बने थे, स्टोरेज के लिए, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी 25 to 40% तक कम हो गई है। अब इससे हो क्या रहा है कि जब ये पानी स्टोर नहीं कर पाते तो इनको अपने गेट्स खोलने पड़ते हैं, पानी आगे देना पड़ता है। और जब आगे रिवर्स में जब इतना ज्यादा पानी एक साथ जाता है तो इससे होता क्या है कि रिवर्स फ्लड हो जाते हैं। समझ में आई? तो ये आपकी स्टोरेज कैपेसिटी वैसे ही कम है, वैसे ही आपके यहाँ डैम्स बहुत कम है, आपके यहाँ इतनी वाटर मैनेजमेंट है नहीं। और इससे होता फिर क्या है कि आपके यहाँ आपके जो एग्जिस्टिंग डैम्स हैं उनकी भी स्टोरेज कैपेसिटी कम है। मतलब नई डैम्स आपके बन नहीं रहे और पुराने डैम्स भी आपके कम होते जा रहे हैं, उनकी कैपेसिटी कम हो रही है। इससे जब आपकी वाटर स्टोरेज इतनी बुरी मेंटेन है तो इससे फिर क्या होगा कि इससे फिर फ्लड आएंगे। तो 5 फैक्टर्स हैं बेसिकली दैट कॉजेज द फ्लड। दो नेचुरल है और 3 ह्यूमन है। एक नेचुरल क्या है, मॉनसून रेनफॉल। दूसरा है मेल्टिंग ऑफ स्नो, जिससे आपकी वाटर का वॉल्यूम ज्यादा होगा। फिर ह्यूमन पर आ जाओ। ह्यूमन के कौन से 3 है? सबसे पहला डिफॉरेस्ट्रेशन। डिफॉरेस्ट्रेशन करोगे तो रिवर में सारी सिल्ट जाके जमा होगी। दूसरा, वीक और पुअरली मेंटेन एम्बार्कमेंट्स। तीसरा, आपकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी कम है और जो एग्जिस्टिंग है उसको भी आप उसका रिन्यू नहीं कर रहे, उसको भी आप सही तरीके से मैनेज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती जा रही है और फ्लड आने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आगे, अब फ्लड के कुछ एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। फ्लड के सबसे पहले एडवांटेजेस क्या हैं कि फ्लड रिटर्न एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। आपने एक बात सीखी होगी, जो फ्लड होता है वो आपकी अलूवियम सॉइल लाता है, अलूवियल सॉइल। अब अलूवियल सॉइल क्या होती है? अलूवियल सॉइल ये नेचुरल सॉइल होती है जो रिवर अपने अंदर रखता है, और जब फ्लड होता है तो रिवर के साथ वो अलूवियल सॉइल भी सराउंडिंग लैंड में एक्टिव फ्लड प्लेन में जाके डिपॉजिट होती है। एंड अलूवियल सॉइल इज द बेस्ट सॉइल, अलूवियल सॉइल इज द बेस्ट सॉइल फॉर एग्रीकल्चर। ये सबसे बेहतरीन, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स सबसे ज्यादा होते हैं, इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। दिस इज द बेस्ट सॉइल फॉर एग्रीकल्चर। अब रिवर जब फ्लड होगी तो वो अलूवियल सॉइल को भी आपके सराउंडिंग लैंड में जाके डिपॉजिट करेगी। इससे होगा क्या कि आपकी एग्रीकल्चर बढ़ेगी और सॉइल आपकी नरिश होगी, जिससे आपकी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो कुछ फार्मर्स तो फ्लड को रोकते ही नहीं है, फ्लड को आने देते हैं इन ऑफ सीजन, जब उनकी एग्रीकल्चर फसल ना लगी हुई हो, कि आके वो सॉइल को नरिश कर दे। सबसे पहला पॉइंट है डिपोजिशन ऑफ अलूवियल सॉइल। सेकंड पॉइंट है दे हेल्प रिफ्रेश द एंड रिप्लेनिश स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज। तो आपके यहाँ जो रिवर्स होती हैं, जो ड्राई होती हैं, उनके अंदर वॉल्यूम कम होता है, तो उनको भी जाके ये पानी पहुंचा देते हैं। तो फ्लड के क्या फायदे हैं? फ्लड का फायदा ये है कि वो रिवर स्ट्रीम्स के अंदर भी दोबारा से पानी डाल देता है। अलूवियल सॉइल की हमने बात कर दी। फिर दे अलाउ द स्टोरेज ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर इन डैम्स और रिजर्वॉयर। डैम्स और रिजर्वॉयर में जहाँ पर पानी नहीं है, अगर पानी नहीं है तो वहां पर भी वो जब अपना पानी डाल देगा तो डैम्स और रिजर्वॉयर में भी पानी जाके जमा हो जाएगा। विंटर्स में जब आपका पानी कम होता है, जब आपका पानी कम आता है, तो इससे होगा क्या कि आपके यहाँ डैम्स और रिजर्वॉयर भी पानी विंटर्स के लिए भी स्टोर कर पाएंगे। फ्लड हेल्प रेज द ग्राउंड वाटर। जब ये पानी जमीन पर भी पड़ता है तो जमीन के नीचे भी जो ग्राउंड वाटर है वो दोबारा से रीफिल हो जाएगा, ग्राउंड वाटर आपका ऊपर आ जाएगा। दे सपोर्ट द इनलैंड फिशिंग इंडस्ट्री।
जब पानी ज़्यादा होगा तो मछलियाँ ज़्यादा होंगी, मछलियों का ब्रीडिंग सीजन होगा, मछली ज़्यादा से ज़्यादा आपकी और पैदा होगी। तो इनलैंड फिशिंग में भी आपकी बड़ी मदद मिलती है। चिनाब में अगर पानी कम है तो मछलियाँ भी कम होंगी, ऑब्वियसली मछलियाँ मर जाएंगी। तब पानी ज़्यादा आ जाएगा चिनाब में तो आपकी रिवर भी हरी भरी हो जाएगी। रिवर में भी हरी भरी का मतलब कि रिवर भी दोबारा से अपनी पीक वॉल्यूम पर आ जाएगी, जिससे मछलियाँ भी ज़्यादा वहाँ पर मिलेंगी। तो इनलैंड जो फार्मर्स हैं वो आपकी ज़्यादा मछलियाँ पकड़ेंगे। ये थे फायदे फ्लड के। अब फ्लड के नुकसान क्या? फ्लड के नुकसान, सबसे पहला नुकसान है कि ये हैवी डिस्ट्रक्शन करता है। जब फ्लड आएगा तो आपकी क्रॉप तबाह हो जाएगी, सारा आपका एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह हो जाएगा। समझो अगर फ्लड आ गया जुलाई में और कॉटन तबाह हो गई तो कॉटन इंडस्ट्री के पास रॉ मटेरियल क्या जाएगा, जिससे कॉटन इंडस्ट्री इम्पैक्ट होगी। कॉटन इंडस्ट्री में के पास अगर रॉ कॉटन नहीं है तो वो कुछ बनाएगी नहीं, वो कुछ बनाएगी नहीं तो आपका एक्सपोर्ट नहीं होगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा तो फिर आपका डॉलर ऊपर चला जाएगा। तो बहुत बड़ा ये मेजर कॉज है, बहुत एक मेजर इम्पैक्ट क्रिएट करता है फ्लड, एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, क्योंकि वो आपकी क्रॉप को तबाह कर देगा, वो क्रॉप को ज़ाया कर देगा। फ्लड में हो सकता है क्रॉप बह जाए, फिर क्या करोगे आप? दे रिजल्ट इन अ शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई ड्यू टू डैमेज फार्मलैंड्स। ऑब्वियसली जब क्रॉप तबाह हो गई तो कॉटन इंडस्ट्री को भी नहीं जाएगा, तो आपकी राइस की क्रॉप भी तबाह हो सकती है, बीट की क्रॉप भी, मेज, दालें, पल्सेस, ये सब आपके तबाह हो सकते हैं। तो आपके यहाँ एक फूड शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी। जब फूड शॉर्टेज क्रिएट होगी तो आपको फूड इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट करोगे तो भाई आपका डॉलर तो है ही नहीं। ये पूरी चेन है ये आपकी। फिर क्या है, मड हाउसेस, जो छोटे छोटे आपके मकान होते हैं, बड़ी बिल्डिंग्स, तो इससे इतनी इम्पैक्ट नहीं होगी, पर अगर बहुत मेजर फ्लड आ गया तो ऑब्वियसली वो भी इम्पैक्ट होंगी। पर जो आपके छोटे छोटे मकान होते हैं, जो मड हाउसेज होते हैं, वो सारे बह जाएंगे फ्लड से। इससे बेसिकली लॉस ऑफ लाइफ भी होगा, इससे बेसिकली लॉस ऑफ लाइफ स्टॉक भी होगा, जो आपके गाय बकरे हैं वो भी बह जाएंगे। तो इससे जानी नुकसान भी बहुत हो सकता है। अभी रिसेंटली आपके पाकिस्तान के भी नॉर्दर्न एरियाज में, पिंडी में आपका भी फ्लड आया है अराउंड जुलाई के महीने में, जुलाई 2025 में आपका जो फ्लड आया है पिंडी में, उसके अंदर 150 लोगों की डेथ हुई है ड्यू टू फ्लड। 150 लोग मरे हैं फ्लड की वजह से। तो फ्लड आपकी लॉस ऑफ लाइफ भी करता है, लॉस ऑफ लाइफ स्टॉक भी करता है, आपके घर भी तबाह करता है। ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगी, जब फ्लड होगा तो ट्रांसपोर्टेशन हो ही नहीं पाएगी, ठीक है, गुड्स की डिलीवरी नहीं हो पाएगी, इससे आपके लॉस ऑफ ऑर्डर्स हो सकता है, कम्युनिकेशन लाइन टूट सकती है। जब फ्लड होगा तो आपका ट्रांसपोर्ट को तो मसला होगा, पर टेली कम्युनिकेशन को भी मसला होगा, सिग्नल्स में मसले होंगे। इंडस्ट्री सफर फ्रॉम अ रिड्यूस और कंप्लीट हॉल इन रॉ मटेरियल सप्लाई, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ब्रिजेस कोलैप्स हो जाएंगे, कटिंग ऑफ एक्सेस टू अफेक्टेड एरियाज। फिर आप क्या करते हो, फिर आप हेलीकॉप्टर से जाकर आप उनकी मदद करते हो, पर हेलीकॉप्टर इज नॉट अ वेरी फीजिबल आइडिया। आप कितने लोगों की मदद करोगे उससे? तो ये भी बहुत नुकसान होता है फ्लड का। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, ये सब भी इंटरप्ट होते हैं फ्लड की वजह से। और इसमें हाइजीन फैक्टर भी ज़्यादा होता है। जो 2024 में आई गेस फ्लड आया था पाकिस्तान में, एक मेजर फ्लड था 2023-2024 में, जो सिंध में फ्लड से कम लोग मरे थे, पर फ्लड के इम्पैक्ट से ज़्यादा लोग मरे थे, क्योंकि हाइजीन वहाँ पर कंडीशन इतनी बुरी हो गई थी, क्योंकि जो इंटीरियर सिंध है वहाँ पर सब हर जगह फ्लड फैला हुआ है। तो जो मेजर सिटीज़ है, कराची, हैदराबाद, वहाँ से आपके कुछ यूटेंसिल, कुछ सप्लाईज भी नहीं जा पा रही, रिलीफ सर्विस आप नहीं पहुंचा पा रहे थे, हाइजीन के सामान आप नहीं पहुंचा पा रहे थे। इससे हो क्या रहा था, इससे ज्यादा आपका मलेरिया फैल रहा था। ये सब आपके इम्पैक्ट आप देखते हो फ्लड से, कि फ्लड से सिंध में लोग कम मरे थे बनस्बत मलेरिया से, डिजीजेस से, वायरल से लोग ज्यादा मरे थे। फिर मेजर्स क्या होते हैं, आप फ्लड के रिस्क को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो? सबसे पहले आप दरख्त लगाओ। दरख्त से हो गया क्या, वो सॉइल को पकड़ के रखेंगे। जब सॉइल को पकड़ के रखेंगे तो सॉइल कहीं जा नहीं पाएगी, तो आपकी सरफेस रन ऑफ नहीं होगा, वो सॉइल रिवर में नहीं जाएगी। जब रिवर में नहीं जाएगी तो रिवर की कैपेसिटी कम नहीं होगी, जब रिवर की कैपेसिटी कम नहीं होगी तो फ्लड नहीं आएगा। तो आप दरख्त लगाओ, आप रिवर के चैनल्स को वाइड करो, रिवर के चैनल को वाइड करो और एम्बार्कमेंट्स को और इंक्रीज करो। आप एम्बार्कमेंट्स बनाओ, आप रिजर्वॉयर बनाओ, डैम्स बनाओ, जिससे आपकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़े। और रिस्ट्रिक्टिंग कंस्ट्रक्शन इन द फ्लड प्रोन एरिया, जहाँ पर आपके फ्लड आने के ज़्यादा चांसेस है, वहाँ पर आप घर बनाने की इजाज़त ही ना दो, कि डैमेज आपका कम से कम हो। फिर प्रोवाइडिंग इमरजेंसी फैसिलिटीज एंड रिहेबिलिटेशन सर्विसेज हेल्प्स फ्लड अफेक्टेड कम्युनिटीज रिकवर क्विकली एंड सेफली।
तो आप पहले जब फ्लड आने वाला है तो आप पहले ही उनको इन्फॉर्म कर दो कि वो जगह छोड़ दें, और आप उनको कहीं और डिस्प्लेस कर दो, आप कहीं और उनके लिए घर अरेंज कर दो, कोई जगह दे दो उनको, फ्लड वार्निंग्स कर दो। इससे बेसिकली होगा क्या कि फ्लड शुरू वाले पॉइंटर से तो फ्लड नहीं आएगा, और आखिर वाले पॉइंटर से बेसिकली फ्लड आने से डैमेज कम से कम होगा। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक ड्राउट। ड्राउट बेसिकली क्या होता है? ड्राउट होता है रेनफॉल की कमी। जब रेनफॉल कम होगा, जब एक्सट्रीम ड्राइनेस होगी, ड्राइनेस ज़्यादा होगी, रेनफॉल कम होगा, उसको हम कहते हैं ड्राउट। ड्राउट आपका पानी की कमी को कहते हैं, बेसिकली शॉर्टेज ऑफ वाटर। शॉर्टेज ऑफ वाटर क्या होगा? रेनफॉल कम होगी, आपके वाटर बॉडी सूख जाएगी, तो वो होता है आपका ड्राउट। Drought refers to extreme dryness caused by a prolonged lack of rainfall. It is commonly found in desert regions such as Cholistan, that is Cholistan और थर पार्कर। तो चोलिस्तान और थर पार्कर में जैसे कि आपका ड्राउट आता है, ड्राउट इज बेसिकली कि वहां पर रेनफॉल कम से कम होती है। ठीक है, और रेनफॉल जब कम से कम होगी तो आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी आपकी कम से कम होगी, क्योंकि जब पानी नहीं है तो आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होगी। इससे होगा क्या कि इससे उस एरिया में शॉर्टेज ऑफ फूड पे, खाने की शॉर्टेज होगी। तो ये पूरी चेन क्रिएट करता है ड्राउट। ठीक है, कॉजेज ऑफ ड्राउट क्या है? सबसे पहले आपके नेचुरल फैक्टर होते हैं और कुछ ह्यूमन फैक्टर होते हैं। अच्छा, नेचुरल फैक्टर क्या है कि अनरिलायबिलिटी ऑफ मॉनसून। ड्राउट में बेसिकली बारिश नहीं होती तो मॉनसून की बारिश ही नहीं होगी, और ड्राई और हॉट डस्टी विंड्स आपकी बेसिकली चलती हैं, जिसकी वजह से मॉइस्चर और कम होता है। जब ड्राई और डस्टी विंड चलेगी तो मॉइस्चर आपका और कम होगा, मतलब हवा में और नमी कम हो जाएगी। हवा में नमी कम होगी तो बारिश भी कम से कम होगी। तो आपके नेचुरल फैक्टर्स से द कॉजेज ऑफ दैट आर बेसिकली ड्राउट के कॉजेज। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर में बेसिकली ये होता है, सबसे पहले आपका डिफॉरेस्टेशन। अगर आप डिफॉरेस्टेशन करोगे, आपने दरख्त काट दिए, तो बेसिकली दरख्त का फायदा ये है कि दरख्त बेसिकली, ट्रीज बेसिकली अट्रैक्ट रेनफॉल। ट्रीज से बेसिकली ट्रांसपायरेशन होती है। ट्रांसपायरेशन से बेसिकली क्या होता है कि आपका पानी ऊपर एवेपोरेट होता है लीव्स के जरिए। जब लीव्स से पानी एवेपोरेट होगा तो ऊपर जाके कंडेंसेशन होगी, क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी और बारिश होगी। जब दरख्त ही नहीं है तो आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, और उससे बेसिकली और आपकी एरिडिटी बढ़ेगी। दरख्त ना होने से आपकी एरिडिटी ज्यादा इंक्रीज होगी और आपकी बारिश कम से कम होगी। तो अगर आपको ड्राउट खत्म करना है तो आपको बारिश करवानी है, बारिश करवानी है तो आपको दरख्त लगाने। फिर इनएक्विटेबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप इक्वली वाटर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, जब आप सारा पानी पंजाब वाले यूज कर देंगे, एनडब्ल्यूएफपी वाले यूज कर देंगे, कालाबाग जैसे आप डैम्स बना दोगे जिससे सिंध में पानी कम आएगा। आप एक और डैम बना रहे हो चिनाब के ऊपर, चिनाब में तो वैसे ही पानी कम है, और जब सिंध में जब आपकी रिवर का पानी आता है तो सिंध में तो और पानी कम आएगा। तो सबसे ज्यादा जो पानी की कमी का मसला होता है वो सिंध और बलूचिस्तान को होता है, क्योंकि जो मेजरली जो आपकी रिवर्स हैं वो सारी पंजाब में। तो पंजाब में पानी यूज होता है, पंजाब से केपीके में यूज होता है, और सिंध में आपका पानी नहीं आता। तो ये आपके एक फैक्टर है, क्योंकि आपकी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं हो रही, आपके पानी सही से डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो रहा। आप डैम सारे पंजाब में बना रहे हो, जब डैम्स की क्रिएशन आप पंजाब में करोगे तो सिंध में पानी कम आएगा, तो सिंध में ड्राउट कंडीशंस और बढ़ेंगी। फिर ओवर ग्रेजिंग। जब आप गोट्स और शीप के जरिए आप जब ज्यादा से ज्यादा ओवर ग्रेजिंग करोगे तो इससे बेसिकली होगा क्या कि लैंड डिग्रेडेशन होगी। जब लैंड डिग्रेडेशन होगी तो आपके जो छोटे छोटे रूट्स है, जब वो भी खत्म होगा तो आपके फिर तो वो जगह बंजर बन जाएगी। जब जगह बंजर बन गई तो वहां पर तो कभी आपकी फर्टिलिटी कम से कम हो जाएगी, और फर्टिलिटी एक वक्त आएगा कि आपकी पूरी सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। जब सॉइल की फर्टिलिटी ही कम हो गई, खत्म हो गई, इससे क्या है कि आपके दरख्त कभी भी आपकी उस जगह पर वेजिटेशन नहीं होगी। सही है, क्लियर है। फिर इससे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में बेसिकली क्या होता है कि आपके टेम्परेचर राइज हो रहे हैं, और जब आपके टेम्परेचर राइज होंगे और वेजिटेशन कम से कम होगी, इससे आपके ड्राउट के चांसेस ज्यादा से ज्यादा होंगे। ये आपके कुछ ह्यूमन फैक्टर्स थे जो ड्राउट के थे। यहाँ पर हम एक मैप देखते हैं कि यहाँ पर तो हरियाली है नॉर्दर्न पाकिस्तान, सिंध और पंजाब में, पर आपका सिवियर ड्राउट बेसिकली कहाँ है देखें, ये बलूचिस्तान में है, और ये आपका थर पार्कर के रीजन में। यहाँ पर आपका डेजर्ट है जिसका नाम है थर पार्कर।
थर्ड पार्कर में आपसे ज़्यादा ड्राउट आता है। ये आप देख सकते हैं ड्राउट मैप ऑफ पाकिस्तान कि यहाँ पर वही बलूचिस्तान और सिंध के इस रीजन में आपका ड्राउट सबसे ज़्यादा होता है। तो इफेक्ट्स ऑफ ड्राउट क्या होते हैं? ड्राउट का इफेक्ट क्या होगा कि सबसे पहले तो आपकी होगी डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन क्या होती है कि आपकी एक अच्छी खासी ज़मीन जहाँ पर वेजिटेशन है, जहाँ पर आपकी हरियाली है, वहाँ पर आपकी जो हरियाली वाली जगह जब बंजर बन जाए, जब वहाँ पर आपकी वेजिटेशन खत्म हो जाए, पूरी ही सॉइल इरोजन हो जाए और ओवर ग्रीजिंग की वजह से, लैक ऑफ ट्रीज की वजह से, लैक ऑफ रेनफॉल की वजह से जब वेजिटेशन पूरी खत्म हो जाए और फिर सिर्फ आपकी एक सॉइल, एक सैंड बच जाती है, सॉइल भी इवेंचुअली आपकी इरोड हो जाएगी, सॉइल इरोजन हो जाएगी। इससे होगा क्या कि डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा। The process by which fertile land gradually becomes deserted, typically due to drought, deforestation or inappropriate agriculture. आपकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस सही नहीं होगी और ड्राउट की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से आपकी जो फर्टाइल लैंड है वो आपकी डेजर्टिफिकेशन हो जाएगी। डेजर्टिफिकेशन मतलब फर्टाइल लैंड एक डेजर्ट की ज़मीन में तब्दील हो जाए। ये आपका इस वजह से होता है जब आपकी ओवरग्रेजिंग हो, जब डिफॉरेस्टेशन हो, जब ड्राउट हो, पानी ना हो, तो अच्छी खासी ज़मीन आपकी बंजर बन जाती है। बंजर इज़ बेसिकली डेजर्ट वाली ज़मीन जिसके अंदर आपकी सिर्फ आपकी सॉइल खत्म हो जाए और सिर्फ सैंड बच जाए और फिर आखिर में होगा क्या कि वो क्रैक्स पड़ जाते हैं ज़मीन में क्योंकि उसमें रेनफॉल होती नहीं है। ठीक है, सॉइल इज लेफ्ट अनकवर्ड ड्यू टू सॉइल इरोजन और डस्ट स्टॉर्म्स की वजह से डेजर्ट एरिया एक्सपेंड होता है, जिससे टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं और वेजिटेशन आपकी कम से कम होती है, जिससे आपकी एनिमल लाइफ भी इम्पैक्ट होती है। सही है। ड्राइंग अप रिवर्स, लेक्स और स्ट्रीम्स, डेजर्टिफिकेशन बेसिकली एक पॉइंटर था। सबसे पहले हमने क्या देखा? इफेक्ट्स ऑफ ड्राउट। इफेक्ट्स ऑफ ड्राउट अभी हम देख रहे हैं। इफेक्ट्स ऑफ ड्राउट में सबसे पहला है कि आपकी ज़मीन डेजर्टिफिकेशन में तब्दील हो जाएगी। डेजर्टिफिकेशन क्या? फर्टाइल लैंड एक डेजर्ट की ज़मीन में तब्दील हो जाए। दूसरा, आपकी रिवर सारी ड्राई अप हो जाएगी। रिवर, लेक, स्ट्रीम्स में आपके पानी नहीं बचेगा। पानी नहीं बचेगा तो आपके फिश मर जाएंगे। फिश मर जाएंगी तो आपका पूरा एक्वेटिक की जो लाइफ है वो सारा तबाह हो जाएगा और इससे आपके उस जो आपकी जगह है वो भी लोगों को आपको फिर इवैक्यूएट करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ ड्राउट ऑन द फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या है? डेजर्टिफिकेशन, रिवर, लेक्स और स्ट्रीम ड्राई हो जाएगी, आपका वाटर टेबल कम हो जाएगा क्योंकि वाटर टेबल बढ़ता कब है? ग्राउंड का जो वाटर है वो बढ़ता कब है? जब उसमें पानी आएगा। जब पानी पड़ता है तो ग्राउंड के नीचे भी आपका पानी जाता है तो आपका वाटर टेबल राइज होता है और जब आपकी बारिश ही नहीं हो रही तो वाटर टेबल और ड्रॉप हो जाएगा। तो इफेक्ट्स ऑफ फ्लड ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है? सबसे पहले पॉपुलेशन का इम्पैक्ट है कि पॉपुलेशन को वहाँ से माइग्रेट करना पड़ेगा, उनको छोड़ने पड़ेंगे घर क्योंकि पानी नहीं है, डेजर्ट वाली ज़मीन है और आपके वहाँ पर वेजिटेशन ही नहीं है तो वो लोग खाएंगे क्या, पियेंगे क्या? वहाँ पर कुछ एग्रीकल्चर ही नहीं है ना, तो आपकी हर तरीके से वो लाइफ जो है वो बहुत बुरी होगी। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है कि क्रॉप का फेलियर है, डेथ ऑफ लाइफ स्टॉक, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, एक्सपोर्ट कम से कम होगा क्योंकि आपके फूड शॉर्टेज भी होगी तो आप बेसिकली आप तो एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाओगे। जब कॉटन का रॉ मटेरियल कम होगा तो कॉटन मेड गुड्स नहीं आप ज़्यादा आगे एक्सपोर्ट करोगे। तो ये सारे आपके नेगेटिव इम्पैक्ट्स है ऑफ ड्राउट। पर आप ड्राउट को आप ठीक कैसे कर सकते हो? आप टेम्परेरी रेफ्यूजी कैंप्स बनाओ। इससे बेसिकली होगा क्या कि कम से कम डैमेज होगा, जो डैमेज हो चुका है उसका बेसिकली और शेल्टर करने की कोशिश करोगे अपने अफेक्टेड वंस को। जो आपके पीपल हैं, जो आपकी पॉपुलेशन है जो अफेक्ट हो चुकी है, उनको आप रिलीफ सर्विस से प्रोवाइड करो, फूड सप्लाईज आप प्रोवाइड करो लोकल चैरिटीज के थ्रू, इंटरनेशनल एड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली फेमाइन अफेक्टेड एरियाज को वो फूड सप्लाई करें। तो आप वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स बनाओ कि आप पानी वहाँ पर कुछ ऐसा करो कि वहाँ पर बारिश भी हो, वहाँ तक पानी पहुँचे। जब पानी पहुँचेगा ज़मीन में, जब लोगों को ही पानी पहुँच जाएगा तो इससे भी जो अफेक्टेड लोग हैं वो पे कम से कम डिस्पर्स होंगे और होगा कि आप डैम्स बनाओ, टैंक्स बनाओ कि वहाँ तक भी उन एरियाज में पानी पहुँचे, थरपारकर के एरिया में पानी पहुँचे, चोलिस्तान के एरिया में पानी पहुँचे, जो आपका एक्सट्रीम वेस्ट ऑफ बलूचिस्तान है वहाँ पर पानी पहुँचे। तो आप ऐसे कुछ वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। आप दरख्त प्लान करें, आप कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप वहाँ तक पानी पहुँचाओ। कैसे? एक डीसैलिनेशन होता है। डीसैलिनेशन इज़ बेसिकली जब आप सैलाइन वाटर को, जो नमक वाला पानी होता है समंदर का, उस पानी को आप कुछ ऐसा प्रोसेस से आप गुजारते हो कि वो पानी पीने के काबिल बन जाता है।
उसको कहते हैं डीसैलिनेशन। आपके कराची में भी एक डीसैलिनेशन का प्लांट है, पर अब तो वो आउट ऑफ ऑर्डर है। पर जो सऊदीया है, जो मिडिल ईस्ट है, वो ये सारे काम करता है। वो बेसिकली समंदर के पानी को ड्रिंकेबल वाटर में तब्दील करता है। आप वेस्ट वाटर को रिसाइकिल करो, आप साफ पानी प्रोवाइड करो, और ड्राउट रेजिस्टिंग क्रॉप के जो सीड्स होते हैं, जैसे कि HYB सीड्स होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के सीड्स होते हैं, आप वो उन अफेक्टेड एरियाज को दो कि वहाँ पर वो भी एग्रीकल्चर कर पाए। और आप कैनाल से लिंक करो टू रिड्यूस वाटर लॉस। कैनाल्स को लाइन करो। कैनाल्स को लाइन करने का मतलब ये होता है कि ये आपकी कैनाल है, आप यहाँ पर सीमेंट लगा दो। जब आप सीमेंटेशन कर दोगे, जब आप लाइनिंग ऑफ कैनाल कर दोगे, इससे होगा क्या कि वाटर लॉस कम होगा। वरना आपका अगर सलाइन, जब आपकी कैनाल जो आपकी लाइन नहीं है, जिससे आपका वाटर लॉस ज़्यादा से ज़्यादा होगा। जब आप कैनाल को लाइन कर दोगे, इससे सीपेज नहीं होगी और वाटर लॉस कम से कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगी और पानी वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व हो पाएगा। ये हमारा आखिरी टॉपिक था क्लाइमेट का। अब हमारा जो चैप्टर है क्लाइमेट का वो ख़त्म हो चुका है।